प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक समृद्ध राज्य था, स्वर्णगढ़। वहां का राजकुमार विक्रम सिंह अपनी वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए जाना जाता था। विक्रम का रूप अति सुंदर था, लेकिन उसका मन काला था। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वह दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन राज्य में एक महान ऋषि पधारे। विक्रम ने उनका आदर करने के बजाय उनके साधारण और काले वर्ण का मजाक उड़ाया। उसने हंसते हुए कहा, ऋषिवर, आपका चेहरा तो किसी कौए जैसा लगता है। आप मेरे महल की शोभा खराब कर रहे हैं। ऋषि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कमंडल से जल निकाला और विक्रम को श्राप दिया, हे मूर्ख, तुझे अपने मानवीय रूप पर इतना अभिमान है? जा, आज से तेरा सिर उसी पक्षी का हो जाएगा जिससे तूने मेरी तुलना की है। तेरा शरीर मनुष्य का रहेगा ताकि तू अपनी ताकत महसूस कर सके, लेकिन चेहरा कौए का होगा ताकि दुनिया तेरे असली काले मन को देख सके। यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई स्त्री तेरे इस रूप के बावजूद बिना किसी जोर जबरदस्ती के तुझे सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करेगी। अगले ही पल एक जोरदार बिजली कड़की और राजकुमार विक्रम का सुंदर चेहरा एक भयानक काले कौए के सिर में बदल गया। उसकी आवाज कर्कश हो गई। पूरा राज्य उसे देखकर भयभीत हो गया। राजा ने अपने पुत्र को महल के सबसे ऊपरी कक्ष में कैद कर दिया ताकि दुनिया इस भयानक सत्य को न देख सके। अध्याय 2, राजकुमारी अवनी का बलिदान। पड़ोसी राज्य चंद्रपुर में राजकुमारी अवनी रहती थी। वह न केवल अपार सुंदरी थी, बल्कि बुद्धिमानी और साहस की प्रतिमूर्ति भी थी। चंद्रपुर पर एक भयानक संकट आया, सूखा और महामारी। राज्य का खजाना खाली हो चुका था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वर्णगढ़ के राजा विक्रम के पिता ने चंद्रपुर के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे चंद्रपुर को इतना धन और अनाज देंगे कि उनकी 7 पुश्तें राज कर सकेंगी, लेकिन बदले में राजकुमारी अवनी का विवाह उनके पुत्र विक्रम से करना होगा। अवनी जानती थी कि विक्रम एक राक्षस जैसा दिखता है। उसने काकराज कुमार की कहानियां सुनी थीं, लेकिन अपनी प्रजा को मरते देख उसने अपना बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह हुआ, लेकिन यह किसी उत्सव जैसा नहीं था। यह एक सौदा था। अवनी जब डोली में बैठकर स्वर्णगढ़ आई तो उसे लगा जैसे वह किसी जेल में प्रवेश कर रही है। रात गहरी हो चुकी थी। महल का शयनकक्ष दियों की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे को मखमली पर्दों और विदेशी फूलों से सजाया गया था। अवनी अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हरे रंग का भारी लहंगा और कीमती आभूषण पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में केवल भय और अनिश्चितता थी। तभी भारी कदमों की आहट हुई। दरवाजा खुला और राजकुमार विक्रम भीतर आया। उसका शरीर किसी ग्रीक देवता की तरह गठीला और शक्तिशाली था। मांसपेशियों में अपार बल दिखता था, लेकिन उसके कंधे के ऊपर वह भयानक कौए का सिर था। उसकी काली गोल आंखें अवनी को घूर रही थीं और उसकी चोंच भयानक लग रही थी। अवनी सिहर उठी, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह राजपुत्री थी, वह डर कर भागने वालों में से नहीं थी। विक्रम उसके करीब आया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अवनी का कोमल हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श सख्त और खुरदरा था।
अवनी ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तस्वीर में जैसा दृश्य है, विक्रम ने झुककर अवनी की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता और दर्द था। मुझसे डर रही हो, अवनी? विक्रम ने पूछा। डर रूप से नहीं, नियत से लगता है राजकुमार, अवनी ने कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। विक्रम ने हाथ नहीं छोड़ा। उसके अंदर का अहंकार और श्राप की पीड़ा एक साथ बोल उठी। वह उसे अपनी पत्नी मानता था, एक ऐसी वस्तु जिसे उसने खरीदा था अपने पिता की सहायता के बदले। विक्रम थोड़ा और झुका, उसकी चोंच अवनी के चेहरे के करीब आ गई। उसने अवनी के हाथ को अपनी छाती पर रखा और भारी आवाज में कहा, वह शब्द जो इस रात की खामोशी को चीर गए। अवनी, तुम मेरी पत्नी हो। हमारे विवाह की अग्नि साक्षी है। मैं जानता हूं मैं देखने में कुरूप हूं, लेकिन मेरा दिल धड़कता है। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता, पर तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती। मुझे मेरा हक चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह मेरा अधिकार है। अवनी अवाक रह गई। प्यार? उसने अविश्वास से पूछा। राजकुमार, इसे प्यार नहीं, सौदा कहते हैं। आपने मेरे राज्य की मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे यहाँ बुलाया है, और अब आप हक मांग रहे हैं। शरीर पर अधिकार जमाना आसान है राजकुमार, लेकिन मन पर अधिकार हक मांगकर नहीं, प्रेम देकर जीता जाता है। विक्रम को क्रोध आ गया। प्यार क्या होता है, यह तुम मुझे सिखाओगी? मैंने तुम्हारे लिए अपना खजाना खाली कर दिया। क्या यह प्यार नहीं है? वह व्यापार था, अवनी ने कड़े शब्दों में कहा, अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए। आपने मुझे खरीदा है, लेकिन याद रखिए राजकुमार, आप मेरे शरीर को छू सकते हैं, मुझे कैद कर सकते हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। लेकिन जब तक आपके मन का यह अहंकार नहीं मिटता, आप मेरे पति कभी नहीं बन पाएंगे। आप बस एक श्रापित काक ही रहेंगे। विक्रम उस रात वहीं रुक गया। अवनी के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने हक शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन अवनी की आंखों में जो घृणा और दया का मिश्रित भाव था, उसने विक्रम के अहंकार को चोट पहुंचाई थी। वह वहां से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ और किए कमरे से बाहर निकल गया। उस रात विक्रम सो नहीं सका। वह महल की छत पर बैठा अपनी काली परछाई को देखता रहा। उसे ऋषि के शब्द याद आए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। उसने आज वही गलती की थी। उसने जबरदस्ती अपना हक मांगा था। उसे एहसास होने लगा कि उसका चेहरा कौए का क्यों है। शायद वह सच में अंदर से जानवर हो गया था। अगले कुछ हफ्तों तक विक्रम अवनी के पास नहीं गया, लेकिन उसने छुपकर अवनी को देखा। अवनी महल के कर्मचारियों से बहुत प्यार से बात करती थी, बगीचे में पक्षियों को दाना डालती थी। उसका स्वभाव विक्रम के अहंकार के बिल्कुल विपरीत था। अध्याय 5 परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन विक्रम ने एक निर्णय लिया। उसने राज्य की प्रजा को दरबार में बुलाया। उसने अपने चेहरे को नकाब से नहीं ढका। उसने सिंहासन से ऐलान किया कि वह अब अपनी ताकत का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए करेगा। उसने अवनी के पास संदेश भिजवाया। राजकुमारी, मैं अपना हक तब तक नहीं मांगूंगा जब तक मैं उसके लायक न बन जाऊं।
आप इस महल में स्वतंत्र हैं। समय बीतता गया। विक्रम ने खुद को बदल दिया। वह अब अवनी के लिए उपहार में कीमती जेवर नहीं, बल्कि उसकी पसंद की किताबें और दुर्लभ फूल लाता था। वह उससे दूर बैठकर घंटों बातें करता, राजनीति पर, दर्शन पर, जीवन पर। धीरे धीरे अवनी को विक्रम की कर्कश आवाज के पीछे एक बुद्धिमानी और अकेलेपन से भरा व्यक्ति दिखाई देने लगा। एक दिन अवनी बीमार पड़ गई। राजवैद्य ने कहा कि उसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है, जो केवल नीलगिरी की दुर्गम पहाड़ियों पर मिलती है। तूफान आया हुआ था। कोई भी सैनिक जाने को तैयार नहीं था। विक्रम ने आव देखा न था। वह तूफानी रात में अकेला निकल पड़ा। उसका काकरूपी चेहरा और मानवीय शरीर दोनों ही प्रकृति के प्रकोप से लड़े। वह चट्टानों से टकराया, घायल हुआ, लेकिन सुबह होते होते वह जड़ी बूटी लेकर लौटा। जब उसने अपने खून से सने हाथों से वह दवा अवनी को दी, तो अवनी की आंखों में आंसू आ गए। अवनी ठीक हो गई। एक चांदनी रात में वह विक्रम के कक्ष में गई। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था, अपने कौए वाले चेहरे को आईने में देख रहा था और उसे अपनी ही सूरत से घृणा हो रही थी। अवनी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम चौंक गया। तुम यहाँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विक्रम ने पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। अब मुझे कोई जानवर नहीं दिखता। मुझे वह व्यक्ति दिखता है जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। विक्रम ने सिर झुका लिया। लेकिन मैं कुरूप हूं अवनी। मैं वह राजकुमार नहीं जिसका तुमने सपना देखा होगा। अवनी ने विक्रम का हाथ अपने हाथों में लिया, ठीक वैसे ही जैसे उस पहली रात विक्रम ने जबरदस्ती लिया था। लेकिन इस बार स्पर्श में कोमलता थी। सुंदरता चेहरे में नहीं, त्याग में होती है, विक्रम, अवनी ने कहा। उस रात तुमने अपना हक मांगा था और मैंने मना कर दिया था। आज मैं तुम्हें वह हक खुद देती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। जैसे ही अवनी ने विक्रम को गले लगाया और उसके माथे, जहाँ पंख थे, पर चुंबन किया, कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि का श्राप टूट गया। प्रकाश मध्यम हुआ तो अवनी के सामने कौए का सिर वाला दानव नहीं, बल्कि एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार खड़ा था, वह असली विक्रम जिसका अहंकार अब पूरी तरह मिट चुका था। विक्रम और अवनी ने वर्षों तक स्वर्णगढ़ पर राज किया। विक्रम ने उस काली रात और कौए के रूप को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी प्रजा को सिखाया कि असली शक्ति हक मांगने में नहीं, बल्कि हक के लायक बनने में है। और अवनी, जिसने एक श्रापित जानवर के भीतर छिपे इंसान को पहचाना, वह इतिहास में प्रेम और त्याग की मिसाल बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।